आप जो है कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं? न्यूक्लियर मॉडल क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन नंबर 19 मतलब असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 19 तो एक मिनट में जरा एक बार देख लो क्वेश्चन नंबर 19 कौन सा है। asymmetric coefficient. Asymmetric coefficient is तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो। असाइनमेंट नंबर 2 न्यूक्लियर मॉडल क्वेश्चन नंबर 19। तो आपको दे रखा है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस विद A equal to 101 is RU. Using this knowledge, the semi-empirical mass formula and the given Coulomb coefficient is this. Asymmetric coefficient पूछा है और आपको Mn minus Me minus Mp की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्योंकि आपको मास गिवन है, सिंस मासेस आर गिवन सो वी विल यूज सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला नॉट सेमी एम्पिरिकल बाइंडिंग एनर्जी फार्मूला। तो आपका एटॉमिक मास का फार्मूला क्या हो गया? एटॉमिक मास इज गिवन बाय Ma is equal to ZmH plus A minus Z Mn minus 1/c स्क्वायर, और ये आपका बाइंडिंग एनर्जी। अब यहाँ पे आपको मोस्ट स्टेबल आइसोबार का जेड दे रखा है, तो उसके लिए आप डेल एम ओवर डेल जेड इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है MH माइनस Mn प्लस 1/c स्क्वायर, ये हो जाएगा 2AC जेड ओवर A रेज़ टू पावर 1/3 प्लस 2 एसिमेट्रिक, और ये हो जाएगा A माइनस 2Z इंटू माइनस 2 ओवर A इज इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए? आपको A एसिमेट्रिक चाहिए, और आपको AC की वैल्यू भी दे रखी है और साथ में मासेस दे रखे हैं, मतलब एक तरह से मास में रिलेशन दे रखे हैं। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा आपका, हमने MH को लिख लिया MP प्लस ME इंटू C स्क्वायर प्लस 2ACZ ओवर A रेज़ टू पावर 1/3 इज इक्वल टू 4 एसिमेट्रिक, ये माइनस में राइट साइड में जाके प्लस हो जाएगा, इंटू A माइनस 2Z ओवर A। तो यहाँ से A एसिमेट्रिक आ गई A ओवर फोर A माइनस 2Z, और यहाँ पे है MP प्लस ME माइनस Mn इंटू C स्क्वायर प्लस 2AC Z ओवर A रेज़ टू पावर 1/3। ठीक है, तो एसिमेट्रिक को एक तरफ रखा, बाकी सबको एक साथ ले गए। तो जो आपका लेफ्ट साइड है उसमें एक ही A से मल्टीप्लाई कर दी और 4 इंटू A माइनस 2Z डिवाइड कर दिया। अब इसमें सब वैल्यू रख दो जो आपको दे रखी। तो ये वैल्यू आएगी 101 दे रखी है A की वैल्यू, 4 A माइनस 2Z की वैल्यू 13 क्योंकि Z की वैल्यू पता है आपको। उसके बाद MP प्लस ME माइनस MN की वैल्यू है माइनस 0.782 प्लस 2 इंटू 0.697 इंटू 44 ओवर 101 रेज़ टू पावर 1/3। तो इससे देखो कितनी वैल्यू आ रही है आपको। Mn माइनस Me माइनस MP की वैल्यू दे रखी है, तो उसमें हमें चाहिए MP प्लस ME माइनस MN की, तो वो हमने माइनस के साथ लिखा। तो ये वैल्यू मैंने तो ये लिखी हुई है अपने आंसर में। आपका ऐसे कुछ और आ रहा हो तो आप मुझे बताओ। तो ये ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, तो अगर ये हो गया तो आगे चलें। ठीक, तो अब हम आगे चलते हैं। तो अब हमें बीटा डीके में क्या करना है? एक तो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, केवल एक ही बार आया है, तो उसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और उसको क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद हम सिलेक्शन रूल करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब आप हेडिंग डालो फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके।
तो यहाँ पे आप लिखो फर्मी यूज्ड डिराक टाइम डिपेंडेंट perturbation theory. According to which the rate of transition from initial state I, initial का मतलब जो आपका पेरेंट न्यूक्लियाई है उसकी स्टेट, इनिशियल स्टेट I to final state F is given by Fermi golden rule तो हमारे पास है लैम्डा इक्वल टू 2 पाई अपॉन h कट HIF मॉड इंटू रो E वेयर देखिए आप फिर से बताओ, मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या, मतलब धीरे आ रही है क्या? अब एक्चुअली मुझे नहीं पता आपको क्यों, कुछ लोगों को कम आ रही है, ठीक है, तो अब उसमें क्या दिक्कत है, हर बार यही हो रहा है। वैसे मैं समझ रहा हूँ काफी सही बोल रहा हूँ, मतलब धीरे तो नहीं बोल रहा, ठीक है, तो कोई नहीं, आप देखते हैं, शायद आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, मेरा लैपटॉप बिल्कुल नया है और मैं आवाज भी तेज मेरी है, तो उसके बाद अगर नहीं आ रही है तो समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो आगे चलते हैं। वेयर HIF is equal to psi f h psi I equal to G integration psi f star h psi I d tau. H is interaction Hamiltonian, G is strength of the interaction, and rho E is density of states. तो ये जो हमने लिखा अभी, तो इसका रेट ऑफ ट्रांजिशन हमने लैम्डा से डिनोट किया, तो अब प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखें, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन पर सेकेंड of beta particles in the momentum range PE and PE plus DP, जहां पे E जो हमने यूज किया वो फॉर इलेक्ट्रॉन है, आप P बीटा भी लिख सकते हो, is given by, तो बीटा पार्टिकल की एमिशन पर सेकंड की जो प्रोबेबिलिटी है और मोमेंटम रेंज PE और PE plus DP के बीच में ये है, तो अब ये जो कैपिटल P है ये तो प्रोबेबिलिटी है, जो स्मॉल p है वो आपका मोमेंटम है, तो ये आएगा आपका जी स्क्वायर ओवर 2 पाई रेज़ टू पावर 3 h कट रेज़ टू पावर 7 c क्यूब इंटू MIF का मॉड का स्क्वायर इंटू PE स्क्वायर, और यहाँ पे Q है आपका Q वैल्यू इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बीटा पार्टिकल्स का स्क्वायर dP, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, तो जो लोग MSc में है उसमें ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स या 10 मार्क्स का, लेकिन आपके नेट या गेट में या कॉम्पिटिशन में इन जनरल इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये क्वेश्चन जो है बहुत पहले गेट 2006 में पूछा गया था, जो आपकी बुकलेट में है उसके लिए फॉर्मूला लिखा है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा, कोई डेरिवेशन नहीं है, डेरिवेशन से बहुत लेंदी है, तो अगर ये लिख लिया हो तो इस पर क्वेश्चन देखें, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि HIF मॉड स्क्वायर तुमने ऊपर लिख लिया था, अब यहाँ पे लिख लो V क्या है, एक मिनट, यहाँ पे V इस फॉर्मूले में V यहाँ पे है नहीं ना, हाँ चलो यहाँ लिख लेते हैं, HIF की वैल्यू ये है, HIF इज इक्वल टू G स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर MIF का मॉड का स्क्वायर, अब यहाँ पे जो V है वो है वॉल्यूम, न्यूक्लियर वॉल्यूम, और कैपिटल MIF है न्यूक्लियर मैट्रिक्स एलिमेंट, सेकंड इक्वेशन में M है, जहां पे M और H का रिलेशन है, तो वो लिख दिया है। तो अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके पास ये पेज 28 क्वेश्चन नंबर 3, पेज 28 क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर देखो,
कंसीडर फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके। नंबर फर्स्ट है द नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करस्पॉन्डिंग टू मोमेंटा बिटवीन पी एंड पी प्लस डीपी इज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रोपोर्शनल टू, आप अपना फॉर्मूला देखो और फिर देखो कितना आंसर आया। ऑप्शन सी हो गया, प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर डीपी। उसके बाद सेकंड पार्ट है इसका, द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विद मोमेंटम पी एंड एनर्जी ई इन द अलाउड अप्रोक्सीमेशन इज। एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, जिसको हमने के से डिनोट किया है। इन द अलाउड अप्रोक्सीमेशन इज प्रोपोर्शनल टू, और ई नॉट है आपकी टोटल एनर्जी गिवन, यानी कि ई नॉट जो है आपका क्यू वैल्यू है। तो हमने क्यू और के ई की टर्म्स में फॉर्मूला लिखा था। इसका आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर भी आपका सी हो गया, प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर इंटू ई नॉट माइनस ई स्क्वायर। आपके फॉर्मूले में है क्यू माइनस के ई स्क्वायर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं। एक तो आपका इंपॉर्टेंट इसमें था क्यू वैल्यू, तो क्यू वैल्यू हमने अल्फा डीके में, क्यू वैल्यू हमने बीटा डीके में, और क्यू वैल्यू हमने उसके अलावा कोई भी रिएक्शन उसमें आपने की थी। अब हमें करना सिलेक्शन रूल। जैसे हमने अल्फा डीके में सिलेक्शन रूल किया था, उसी तरह से बीटा डीके में भी सिलेक्शन रूल है। यानी कि जो बीटा डीके है उसकी कंडीशंस को हम पहले लिख चुके हैं, लेकिन उसके अलावा सिलेक्शन रूल्स हैं इन टर्म्स ऑफ स्पिन एंड पैरिटी ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियर। तो अब हमें नेक्स्ट हेडिंग डालनी है, सिलेक्शन रूल्स फॉर बीटा डीके। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन रूल है, यहाँ पे दो तरह के सिलेक्शन रूल है, एक तो फर्मी और एक गैमा-टेलर। फर्मी एंड गैमा-टेलर सिलेक्शन रूल्स। अब देखो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियाई है, पेरेंट न्यूक्लियाई, ठीक है, और उसके सेंटर से किसी डिस्टेंस r पे कोई पार्टिकल एमिट हुआ, लेट्स से इस डायरेक्शन में, उसका मोमेंटम p है, लीनियर मोमेंटम। तो जो एंगुलर मोमेंटम यहाँ से आएगा उस पार्टिकल का, अब यहाँ से चाहे बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा हो, चाहे अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहा हो, क्योंकि दोनों ही पार्टिकल आपके न्यूक्लियाई के इनसाइड बन रहे हैं और वो वहां से एमिट हो रहे हैं। तो जो आपका एंगुलर मोमेंटम होगा वो होगा r क्रॉस p, और यहाँ से आप r की वैल्यू निकाल सकते हो l अपॉन, और p की जगह आप लिख सकते हो 2me। ठीक है, अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इन केस ऑफ अल्फा डीके, in case of alpha decay, since mass of alpha is quite large, thus for kinetic energy E alpha in the range, let's say 5 to 11 MeV, the value of R will be few Fermi, few femtometer। तो अल्फा डीके में जो R है वो few Fermi है, यानी कि अगर आपका अल्फा पार्टिकल सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई से कुछ फर्मी के डिस्टेंस से एमिट होता है, तो आपको जो एंगुलर मोमेंटम मिलेगा यानी कैपिटल L, उसकी वैल्यू 1 2 3 एटसेट्रा हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें बीटा पार्टिकल के लिए, तो बीटा पार्टिकल में क्या होगा? इन केस ऑफ बीटा डीके, m beta and m anti-neutrino या neutrino are very less या very small as compared to m alpha। Thus, it is much more difficult for an electron, या आप कह सकते हो बीटा, to carry orbital angular momentum, orbital angular momentum। ऐसा क्यों है? तो इसमें अगर हम कुछ कैलकुलेशन करें, यानी कहने का मतलब यही है कि अल्फा डीके में L कैन बी L of the reactants, L of the products, या आप कह सकते हो L of the alpha particle can be 1 2 3 etc. But in case of beta decay, the value of orbital angular momentum, that is L of the products, is almost 0। उसकी वैल्यू 1 2 आनी बहुत मुश्किल है। क्यों? तो कैलकुलेशन देखते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि इफ एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल इज लेट्स से 5 MeV, हमने बहुत ज्यादा ले ली है, ठीक है, तो लेट्स से 5 है, क्योंकि इसकी फ्यू MeV होती है काइनेटिक एनर्जी, हमने 5 ले ली लेट्स से। देन
फॉर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ एल इक्वल टू 1। तो अगर हमें एल को 1 करना हो तो उसके लिए आर की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, आप समझ रहे हो। मास ऑफ द बीटा पार्टिकल आपको पता है 0.5 एमईवी, 0.51 एमईवी। काइनेटिक एनर्जी हमने अपने आप मान ली लेट्स से 5 एमईवी, जो कि काफी ज्यादा ले ली है, मैक्सिमम अराउंड ले ली है। और आर की वैल्यू हमें निकालनी है फॉर एल इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम अभी हमने कहा कि एल की वैल्यू 0 के आसपास ही होगी, यहाँ पे 1 की प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब अगर हम ये 1 मान रहे हैं तो 1 के करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी बीटा पार्टिकल सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से कितने दूर बनेगा। तो हम यहाँ पे हमने जब कैलकुलेट किया, वी कंप्यूट दैट it would have to be emitted from r equal to 100 Fermi from the center। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको l equal to 1 भी करना है, उसके लिए भी r की वैल्यू 100 चाहिए, जो कि किसी भी न्यूक्लियाई के लिए नहीं होती है। किसी भी न्यूक्लियाई का रेडियस इन जनरल 100 फर्मी फेम्टोमीटर नहीं होता है। कहने का मतलब यह है द प्रोबेबिलिटी ऑफ emission of beta particle with L equal to 1 is very very less, and obviously for L equal to 2 is even more less. So that is why we can say that the beta particles which will be emitted from the parent nuclei after beta emission will have probability with L equal to 0। सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी L equal to 0 के लिए होगी, उससे कम L equal to 1 के लिए होगी, उससे भी कम L equal to 2 के लिए होगी, एंड सो ऑन। तो अब यहाँ पे कहा दिस इज, हम कह रहे हैं दिस इज ऑब्वियसली very hard to do। We then classify। तो अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं बीटा पार्टी टाइप्स ऑफ बीटा बीटा डिके, ठीक है, या टाइप्स ऑफ बीटा ट्रांजिशंस कह सकते हैं। तो वी देन क्लासीफाई, तो अब हम क्लासीफाई कर रहे हैं। हम ये कह चुके हैं कि L equal to 1 की प्रोबेबिलिटी कम होगी, 2 की और भी कम होगी, 3 की और भी कम होगी, एंड सो ऑन, एंड देयरफॉर वी आर क्लासीफाइंग इन टर्म्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ L। तो अब हम आगे एक टेबल की फॉर्म में बना रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे, लिखिए तो वी देन क्लासीफाई, आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ बीटा डीके। तो अब हम उसे नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। तो क्या हो गया, तो सबसे पहले हमने लिखा टाइप ऑफ बीटा डीके, यहाँ पे आया वैल्यू ऑफ एल। वैल्यू ऑफ एल का मतलब एल ऑफ द प्रोडक्ट्स, क्योंकि रिएक्टेंट में तो आपका पेरेंट न्यूक्लियाई रेस्ट पे डीके हो रहा है, तो रिएक्टेंट का तो एल 0 है, जो प्रोडक्ट्स का एल है ड्यू टू रिलेटिव मोशन, उसकी उस एल की बात हो रही है। यहाँ पे है चेंज इन पैरिटी ऑफ द पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई। तो आप कह सकते हो ऑफ पेरेंट एंड डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहां पे हमने लिखा अलाउड, बीटा डीके इज अलाउड फॉर L equal to 0। इफ इट इज अलाउड देन चेंज इन पैरिटी लेट्स से पाई और P। तो आप यहां पे लिख सकते हो JP और J पाई। तो पाई से भी पैरिटी नोट कर सकते हैं, P से भी। तो चेंज इन पैरिटी विल बी नो। तो अलाउड के लिए पैरिटी चेंज विल बी नो, और अलाउड के लिए वैल्यू ऑफ L विल बी 0। अगर वैल्यू ऑफ L 1 होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी कम होगी, उसको हम कहते हैं फर्स्ट फॉरबिडन। तो ये टर्मिनोलॉजी है फर्स्ट फॉरबिडन। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलाउड नहीं होगा, वो पॉसिबल ही होगी, पॉसिबल तो होगा बट विद लेस प्रोबेबिलिटी। तो करस्पॉन्डिंग टू L equal to 1 the probability will be less। obviously beta decay is possible but with less probability, and that is why we are not saying it aloud, although it is possible। we are using a new terminology first forbidden। अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी आप इस पे फोकस करो। तो यहाँ पे है डेल पाई और डेल पी विल बी यस, फर्स्ट फॉरबिडन के लिए यस। उसके बाद सेकंड फॉरबिडन तब होगा जब प्रोबेबिलिटी और कम होगी, जब L की वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे चेंज इन पैरिटी विल बी नो, अल्टरनेट नो यस नो है। यहाँ पे थर्ड फॉरबिडन द वैल्यू ऑफ L विल बी 3 एंड चेंज इन पैरिटी विल बी यस, एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, अभी हमने बात करी चेंज इन पैरिटी की और साथ में द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L की, L ऑफ द प्रोडक्ट्स, और उसको हम क्या कहेंगे, अलाउड ट्रांजिशन, फर्स्ट फॉरबिडन ट्रांजिशन, सेकंड फॉरबिडन, थर्ड फॉरबिडन। तो ये जो वर्ड्स हैं अलाउड, फर्स्ट फॉरबिडन, सेकंड फॉरबिडन, ये सब आपके क्वेश्चन में मेंशन होंगे कि आप कौन से पॉसिबिलिटी के लिए सिलेक्शन रूल चाह रहे हो। तो अलाउड के लिए अलग है, फर्स्ट के लिए अलग है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपसे कहा था कि देयर आर 2 पॉसिबल सिलेक्शन रूल्स, एक तो फर्मी और एक गैमा-टेलर। यहाँ पे एक चीज और लिख लो, वो ये है कि forbidden are less probable
एंड हाफ लाइफ ऑफ डीके, हाफ लाइफ किसका, पेरेंट न्यूक्लियाई का, बिकॉज पेरेंट न्यूक्लियाई इज रेडियो एक्टिव, दैट इज व्हाई इट इज एमिटिंग बीटा और अल्फा डीके, अल्फा पार्टिकल, तो उसका हाफ लाइफ भी होगी, तो फॉरबिडन आर लेस प्रोबेबल एंड हाफ लाइफ ऑफ डीके इंक्रीजेस विद ईच ऑर्डर, यानी कि जितने फॉरबिडन वाला ऑर्डर बढ़ेगा उतना ही हाफ लाइफ बढ़ेगी, यानी उतना ही ज्यादा टाइम में वो जो पेरेंट न्यूक्लियाई है उसके पार्टिकल्स आधे रह जाएंगे, हाफ लाइफ का मतलब जितने टाइम में वो आधे रह जाए, रिड्यूस टू हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, तो उतना ही वो धीरे बीटा डीके का रेट होगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फर्मी एंड गैमो-टेलर सिलेक्शन। तो हम कहेंगे फॉर फर्मी द बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो हैव एंटी पैरेलल स्पिन्स, यानी कि दोनों की स्पिन अगर हाफ है, तो उससे रिजल्टेंट स्पिन क्या आएगा, हाफ माइनस हाफ या हाफ प्लस हाफ इन दोनों पार्टिकल्स की। तो जिसमें एंटी पैरेलल स्पिन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की और एंटी न्यूट्रिनो की एंटी पैरेलल स्पिन है, उनके लिए हम यूज करते हैं फर्मी सिलेक्शन रूल। उनके लिए जो एस की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0। फॉर गैमो-टेलर द बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो हैव पैरेलल स्पिन्स, यानी कि इनके लिए पैरेलल होगी, तो इनके लिए जो एस की वैल्यू आएगी दोनों की वो आएगी हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1। ये मेजर डिफरेंस है फर्मी और गैमो-टेलर सिलेक्शन रूल का। अल्टीमेटली अब हम बारी बारी से सिलेक्शन रूल, या तो मैं अब ये बताओ, या तो मैं डायरेक्ट टेबल लिख दूं अब, या मैं थोड़ा सा समझाऊं कि सिलेक्शन रूल में जो हमें याद करना है वो कैसे आएगा। अलाउड के लिए अलग करेंगे, फर्स्ट फॉरबिडन के लिए अलग करेंगे, सेकंड के लिए अलग करेंगे, ठीक है। और फिर अलाउड में भी दो पॉसिबिलिटी है, अलाउड बाय फर्मी, अलाउड बाय गैमो-टेलर, ठीक है। तो उसको मैं प्रूव करूं या तो ठीक है, मैं थोड़ा समझाता हूं और उसके बाद हम टेबल को याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहे हैं। तो अलाउड में अभी तक आपको क्या मिला, अलाउड में चेंज इन पैरिटी इज नो एंड द वैल्यू ऑफ एल ऑफ द प्रोडक्ट्स इज 0, अभी तक इतना पता है। अब उसको बाइफरकेट कर रहे हैं फर्मी और गैमो-टेलर में, और उसके बाद इन दोनों को याद कर लेंगे, अलाउड बाय फर्मी के लिए क्या है, अलाउड बाय गैमो-टेलर के लिए क्या है, उसको फिर याद करना है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले है अलाउड। अलाउड में चेंज इन पैरिटीज नो, कोई बात नहीं, अब मैंने शुरू कर दिया तो थोड़ा लिख लेते हैं अब, ठीक है। तो चेंज इन पैरिटीज इज नो एंड द वैल्यू ऑफ एल इज 1, इतना तो अभी तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि लेट से बीटा डीके की रिएक्शन लिखता हूँ। तो बीटा डीके की रिएक्शन ये है, यहाँ पे वाई है, तो यहाँ से आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी करना है। हाँ सॉरी, एल इक्वल टू 0 है, यस एल इक्वल टू 0 अलाउड के लिए, एल इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्लस बीटा या इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ जब एंगुलर मोमेंटम करेंगे तो यहाँ पे तो है जे ऑफ एक्स, क्योंकि एल ऑफ द रिएक्टेंस इज 0, ठीक है। तो जे ऑफ द रिएक्टेंस इज इक्वल टू जे ऑफ द एक्स, जे ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू जे ऑफ द एक्स सिंस एल ऑफ द रिएक्टेंस इज 0। अब यहाँ पे राइट साइड में कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटीज हैं, एक तो जे ऑफ वाई है, उसके अलावा स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाफ है, स्पिन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो हाफ है। अगर इन दोनों से मैं एस की वैल्यू निकालूं तो एक तो आएगी हाफ माइनस हाफ जो कि 0 होगी, और उस वो किसके लिए है, फॉर फर्मी। तो फर्मी के लिए हमने कहा एंटी पैरेलल होनी चाहिए स्पिन्स, और एस की वैल्यू जो 1 होगी वो होगी आपकी गैमो-टेलर के लिए फॉर पैरेलल। तो जो रिजल्ट जो आपके वेक्टर क्वांटिटीज हैं वो कौन कौन सी होगी राइट साइड में, एक तो जे वाई हो गई, एक एस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक स्पिन ऑफ एंटी न्यूट्रिनो, उन दोनों का रिजल्टेंट मैंने एस को ऐसे लिख दिया, और साथ में एक आएगा एल ऑफ द प्रोडक्ट्स जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, वो है 0। तो ये सब क्वांटिटीज हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर हम लिखें तो जे ऑफ द प्रोडक्ट्स क्या आएगा, जे ऑफ द प्रोडक्ट्स आ जाएगा जे ऑफ वाई प्लस एस, जो कि एस है आपका बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो का एडिशन यानी कि वेक्टर एडिशन, और प्लस एल, ये आपका वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, बाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होगा,
J of the reactant should be equal to J of the product. अगर ऐसा है तो हम कहेंगे J of X should be equal to J of Y plus S plus L. आप यहाँ पे L की जगह LP भी लिख सकते हो, खाली LP या L. अब मैं यहाँ पे इन दोनों को बाइफर्केट कर दूं, यानी कि फॉर फर्मी. अब मैं बात करूं पहले फर्मी के लिए. फॉर फर्मी, अलाउड बाई फर्मी, अलाउड की बात हो रही है और फर्मी की बात हो रही है. फर्मी के लिए द वैल्यू ऑफ S इज 0. अगर S की वैल्यू 0 है तो यहाँ से कंक्लूजन ये हो गया कि, और L की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, L की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसको यहाँ लिख दो JY प्लस S सिंस L इज इक्वल टू 0. तो वहाँ पे L को लिखने की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे आप L को 0 कर दो, यहाँ पे L हटा दो. ठीक है, क्योंकि L यहाँ पे अलाउड के लिए 0 है. तो ये हो गया, तो JX इक्वल टू JY आ गया. आप वेक्टर बैठा सकते हो कि वेक्टर एडिशन करने की जरूरत नहीं है, इनका मैग्नीट्यूड हो गया. तो फॉर अलाउड बाई फर्मी JX शुड बी इक्वल टू JY. तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये आ गया दैट चेंज इन J विल बी इक्वल टू JX माइनस JY इक्वल टू 0. और यहाँ पे सिंपल स्केलर डिफरेंस है ये, क्योंकि वेक्टर एडिशन तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. उसके बाद जब आया वो JX माइनस J में जो डिफरेंस है, सिंपल स्केलर डिफरेंस, वो आ गया 0. ठीक है, और चेंज इन पैरिटी ऑलरेडी हम ऊपर लिख चुके हैं, नो. तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये हो गया अलाउड बाई फर्मी के लिए. अब हम बात करें अलाउड बाई गैमा-टेलर. फॉर गैमा-टेलर द वैल्यू ऑफ S इज इक्वल टू 1. अगर S की वैल्यू 1 चाहिए तो आप कह सकते हो कि JX विल बी इक्वल टू JY प्लस 1. ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे टू सी पॉसिबल डेल J लेट JY इक्वल टू. अब यहाँ पे क्या करें, हमें डिफरेंस इन J चाहिए, डिफरेंस इन J चाहिए. तो अगर डिफरेंस इन J चाहिए तो अब यहाँ पे हम क्या करें, हमें ये जो इक्वेशन दे रखी है JX इक्वल टू JY प्लस L प्लस 1, यहाँ पे JY की वैल्यू अपने आप मान लो, कुछ भी, जो भी आप चाहो, हाफ इंटीजर में या इंटीजर में. लेट से मैंने 1 मान ली, उससे आप JX की वैल्यू निकाल लो और फिर डिफरेंस देखो कितना आ रहा, कितना पॉसिबल है. तो मैंने यहाँ पे JY की वैल्यू लेट से 1 मान ली. अगर 1 मान ली तो अब JX की वैल्यू निकालो, अपने आप क्या आएगी. तो यहाँ से JX की वैल्यू आएगी JY और 1 का वेक्टर एडिशन. इसका मतलब JX की वैल्यू कितनी आ रही है, तो मैंने यहाँ पे JY की वैल्यू 1 मानी है, तो ये हो जाएगी 1 माइनस 1 टू 1 प्लस 1. ये वैल्यू आ रही है 0 1 2. ठीक है, तो किसी भी JY की वैल्यू के लिए JX की वैल्यू हमने निकाल ली बाय द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन. अब यहाँ से डेल J की वैल्यू हो जाएगी. डेल J की वैल्यू क्या है, अब डेल J में आपकी मर्जी है, आप डेल J में JX माइनस JY कर लो या JY माइनस JX कर लो. अगर आप JX माइनस JY करते हो तो X की वैल्यू है 0, Y की 1, X की वैल्यू है 1, Y की 1, X की वैल्यू है 2, Y की वैल्यू है 1. इससे पॉसिबिलिटी आ गई -1, 0 और +1. अगर आप डेल्टा J करते हो JY माइनस JX, तो ये है आपका 1 माइनस 0, 1 माइनस 1 और 1 माइनस 2. इससे वैल्यू आ रही है 1, 0 और -1. अल्टीमेटली जो पॉसिबिलिटी आ गई वो आ गई इन सब से दैट डेल J इज इक्वल टू 0 प्लस -1. ठीक है, और चेंज इन पैरिटी ऑलरेडी हम पहले कह चुके हैं, 2. तो अल्टीमेटली ये कंक्लूजन निकला अलाउड बाई गैमा-टेलर के लिए. यहाँ पे आपने अपने आप JY की वैल्यू को लिखा है, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे 2 लिख दो, आप यहाँ पे 3 लिख दो, आप यहाँ पे 3/2 लिख दो, 5/2 लिख दो, उससे करस्पॉन्डिंग JX की वैल्यू निकालो और फिर पॉसिबल डिफरेंस निकालो, सिंपल स्केलर डिफरेंस. तो जो पॉसिबिलिटी आ रही है वो सिलेक्शन रूल है. ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे जो चेंज इन पैरिटी नो है ना, चेंज इन पैरिटी नो, मैं आपको चेंज इन पैरिटी का ही बता दूं, चेंज इन पैरिटी कैसे आएगी, चेंज इन पैरिटी नो कैसे हुई. तो अब हम यहाँ पे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी. ऑलरेडी हमने वैसे याद कर लिया, लेकिन वो भी आपको कंजर्व करना है. तो आगे चलिए, अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो तो. पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी हमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स में जो रिएक्शंस होती है उसमें भी चाहिए, उसमें भी करनी है. तो उसको आप यहीं पे समझ लो, उसे ये मत सोचो कि ये इसको छोड़ काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे आप समझो. अब हम आगे चल रहे हैं. अब हमें करना है कि पैरिटी, चेंज इन पैरिटी नो कैसे करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन ये है. अब हमें करना है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी. कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी के लिए हमने कहा हमारे पास रिएक्शन क्या है, रिएक्शन है X, Y, बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो. और कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी से क्या होगा, पैरिटी ऑफ X इंटू -1 की पावर L ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ Y. और अब मैं आपको बता दूं, पैरिटी इज नॉट वैलिड फॉर लेप्टॉन्स. लेप्टॉन्स के लिए कोई पैरिटी नहीं होती है, वो केवल बैरियंस के लिए होती है. लेप्टॉन्स आर वीकली इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स.
तो अगर उनकी पैरिटी नहीं होती है तो उनके लिए हम पैरिटी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, अदरवाइज तो यहाँ पे होता पैरिटी ऑफ वाई, पैरिटी ऑफ बीटा, पैरिटी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो और साथ में -1 की पावर एल ऑफ द प्रोडक्ट्स। लेकिन इनके लिए कोई पैरिटी नहीं होती है, नो पैरिटी, इनके लिए ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। तो अगर नहीं है तो हम कहेंगे पी एक्स -1 की पावर, यहाँ पे एल ऑफ रिएक्टेंट 0 है, ये हो जाएगा पैरिटी ऑफ वाई -1 की पावर एल ऑफ प्रोडक्ट, और एल ऑफ प्रोडक्ट भी क्या है, 0 फॉर अलाउड, अलाउड के लिए ये भी 0 है। तो अगर ऐसा है तो कंक्लूजन ये निकल गया दैट पैरिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पैरिटी ऑफ वाई। अगर ऐसा है तो क्या चेंज इन पैरिटी क्या हो गई, ये कर लो या ये कर लो, चेंज इन पैरिटी इज नो हो गई, दोनों की पैरिटी बराबर है, या दोनों की इवन या दोनों की ऑड, तो चेंज इन पैरिटी इज नो, वो हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी से भी हमने बता दिया कि चेंज इन पैरिटी फॉर अलाउड विल बी नो, देयर विल बी नो चेंज। अब हम, तो ये तो हो गया, मैंने अभी अलाउड की बात करी है, इसी तरह से फर्स्ट फॉरबिडन के लिए भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट फॉरबिडन को मैं फिलहाल यहाँ पे स्किप करके अब मैं सीधा टेबल पे आता हूँ। अब हमें टेबल जो बनानी है वो अलाउड बाय फर्मी, अलाउड बाय गैमट टेलर, फर्स्ट फॉरबिडन बाय फर्मी, फर्स्ट फॉरबिडन बाय गैमट टेलर, और सेकंड फॉरबिडन बाय फर्मी, सेकंड फॉरबिडन बाय गैमट टेलर। सेकंड तक टेबल याद कर लेते हैं, बाकी आगे वालों को छोड़ देते हैं। वैसे तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितने भी आप बढ़ा सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, अगर आपको समझ में आया हो तो हम टेबल लिख लें और उस टेबल को फिर याद रखना है। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, टेबल बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ट्रांजिशन, यहाँ में लिखा फर्मी सिलेक्शन रूल, फिर यहाँ पे है फर्मी सिलेक्शन रूल में क्या है, फर्मी सिलेक्शन रूल में है स्पिन्स ऑफ बीटा एंड एंटी न्यूट्रिनो आर एंटी पैरेलल, ठीक है, यानी कि S इज इक्वल टू 0 इन दोनों के लिए। उसके बाद यहाँ पे है गैमा टेलर सिलेक्शन, गैमा टेलर सिलेक्शन रूल में स्पिन्स ऑफ बीटा एंड एंटी न्यूट्रिनो आर पैरेलल, यानी कि S इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे लिखना है चेंज इन स्पिन एंड चेंज इन पैरिटी। जो चेंज इन पैरिटी है वो वाला कॉलम, उस कॉलम में ज्यादा नहीं लिखना, तो उसको आप उसकी विड्थ कम ले सकते हो, और चेंज इन जे वाली जो है कॉलम, उसकी विड्थ ज्यादा ले सकते हो। अब अल्टीमेटली अगर हम टेबल को कंप्लीट करें तो ये हो जाएगा आपका तो सबसे पहले यहाँ बात करेंगे अलाउड की। अलाउड का मतलब L इक्वल टू 0, डेल्टा J इज 0, चेंज इन पैरिटी इज नो, फॉर गैमा टेलर 0 प्लस माइनस 1। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है एक्सेप्शन, 0 टू 0 इज नॉट अलाउड। तो 0 से 0 का ट्रांजिशन है तो गैमा टेलर में अलाउड नहीं है, भले ही उसका डिफरेंस कितना आ रहा हो 0, तो उसका डिफरेंस 0 आ रहा है तो भी अलाउड नहीं है, पर 0 टू 0 फर्मी में अलाउड है। तो ये तो हो गया अलाउड। अब हम बात करेंगे फर्स्ट फॉरबिडन। फर्स्ट फॉरबिडन में L इक्वल टू 2, जो आपका गैमा टेलर का अलाउड है वही आपका फर्मी का फर्स्ट फॉरबिडन होगा इन जनरल। ये हो गया एक्सेप्ट 0 टू 0। यहाँ पे हमने कहा था अल्टरनेट होगा यस, दोनों में यस, और यहाँ पे जाएगा 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एक्सेप्ट, ये हो जाएगा 0 टू 0, हाफ टू हाफ, और साथ में 0 टू 1। इसके बाद है सेकंड फॉरबिडन। नहीं, मैंने एक मिनट गलत लिखा है, L इक्वल टू 1 ही है, दिस शुड बी L इक्वल टू 1। फर्स्ट फॉरबिडन हमने कहा था L इक्वल टू 1, ये गलती से लिखा गया, ये है। उसके बाद सेकंड फॉरबिडन, सेकंड में L इक्वल टू आएगा, सेकंड फॉरबिडन L इक्वल टू 2। तो ये हम पहले लिख चुके हैं, तो यहाँ पे गलती से लिखा गया था, ये पहले लिख चुके हैं कि अलाउड के लिए 0, फर्स्ट फॉरबिडन के लिए 1, सेकंड के लिए 2, थर्ड के लिए 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका
नो यस नो अल्टरनेट। अब यहाँ थोड़ा चेंज है, यहाँ पे आ जाएगा +-1 +-2 एक्सेप्ट 0 to 1। यहाँ पे जाएगा +-2 +-3 एक्सेप्ट 0 to 2। तो अगर ये आपने लिख लिया हो तो नेक्स्ट स्लाइड चलिए आप। तो इस टेबल को आप याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं हम, सम एग्जांपल्स ऑफ पीआईडी के सिलेक्शन रूल्स। तो सबसे पहले एग्जांपल करेंगे अलाउड के लिए, यानी कि एग्जाम में वो देगा कि वो अलाउड के लिए पूछ रहा है, फर्स्ट फॉरबिडन के लिए, सेकंड फॉरबिडन के लिए एक्सेट्रा। तो हम बात कर रहे हैं मान लो अलाउड के लिए, तो हमें बताना है कि वो अलाउड है कि नहीं, और अगर है तो किससे है, फर्मी से, गैमा टेलर से, या दोनों से, या किसी से भी नहीं। तो नंबर फर्स्ट आपकी एग्जाम्पल है न्यूट्रॉन से प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के लिए जे की वैल्यू क्या होगी? न्यूट्रॉन की जो एल की वैल्यू है, जो पार्टिकल्स है उनके लिए एल की वैल्यू 0 होती है, स्पिन की वैल्यू हाफ होती है, तो जे की वैल्यू स्पिन की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे, या एक काम करो, यहाँ पे आप सेल मॉडल से भी कर सकते हो। सेल मॉडल से करोगे तो इसमें कितने न्यूट्रॉन है? न्यूट्रॉन में सिर्फ एक न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन में कितने प्रोटॉन है? 0 प्रोटॉन है। तो जो न्यूट्रॉन में जो एक न्यूट्रॉन है उसको फिल कर दो सेल मॉडल से। तो जब सेल मॉडल से फिल किया तो वो क्या आएगा? आपने फिल करके किया यहाँ पे 1s हाफ और एक न्यूट्रॉन फिल कर दिया। सिमिलरली इसी तरह से एक प्रोटॉन फिल कर दिया, तो इसकी जो स्पिन आ जाएगी वो हाफ प्लस आ जाएगी, और यहाँ पे अभी आ गई हाफ प्लस। तो यहाँ से आप देखो चेंज इन जे, चेंज इन जे क्या है? और हमने कहा था चेंज इन जे यहाँ पे वेक्टर एडिशन नहीं करना है, सिंपल स्केलर एडिशन करना है, यानी स्केलर डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस क्या होगा? हाफ माइनस हाफ, तो ये आ गया 0। यहाँ पे जाएगा चेंज इन पैरिटी कितनी है? नो। इवन से इवन रही तो नो हो गई। तो अब यहाँ बताओ कि जो अलाउड है, ये जो अलाउड है वो फर्मी से है, गैमा टेलर से है? इसका आंसर बताओ टेबल में देख के। ये केवल फर्मी से है, ये केवल गैमा टेलर से है, या दोनों से है, या किसी से भी नहीं है अलाउड? क्या आंसर हुआ? यहाँ केवल कुछ लोग, ज्यादातर लोग का आंसर फर्मी है, तो केवल फर्मी से ही हो रहा है। यहाँ पे फर्स्ट फॉरबिडन नहीं देखना है, मैंने आपसे कह दिया अलाउड देखना है, केवल फर्स्ट फॉरबिडन नहीं देखना है। अगर फर्स्ट फॉरबिडन क्वेश्चन हो तो फर्स्ट फॉरबिडन देखते, यहाँ ऊपर हमने अलाउड लिखा है तो अलाउड की बात करो। यहाँ पे हमने स्पिन पैरिटी निकाली है दोनों की, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन की नहीं निकालते हैं, सिर्फ हम पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियाई की जगह पार्टिकल्स यूज कर लिए, क्योंकि न्यूक्लियाई के अंदर ये चेंज आया मान लो, तो हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के लिए किया, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज इन जे है वो 0 है। आप टेबल में देखो, टेबल में जो अलाउड है आपका, जो अलाउड है उसमें फर्मी के नीचे क्या लिखा हुआ है? डेल्टा जे। 0 जो है वो आपका फर्मी में भी है, गैमा टेलर में भी है, 0 दोनों में है, और हाफ टू हाफ एक्सेप्शन किसी में भी नहीं है, ठीक है। तो अलाउड के सामने आपका जो डेल्टा जे है वो फर्मी में भी 0 है और गैमा टेलर में भी 0 है, इसीलिए और जो चेंज इन पैरिटी है वो नो है। तो इसका आंसर हो गया अलाउड बाई बोथ फर्मी एंड गैमा टेलर। ये हो गया आपका अलाउड बाई बोथ फर्मी एंड गैमा टेलर सिलेक्शन रूल। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम। सेकंड एग्जांपल है लेट्स से 1h3 2He3। यहाँ भी अलाउड की बात कर रहे हैं, केवल आपको अलाउड देखना है, बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे भी आपको स्पिन पैरिटी नहीं दे रखी है, तो कैसे निकालोगे? सेल मॉडल से निकालोगे, या तो उसने दी होती या आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कोई एक्सेप्शन वाला केस ना हो। तो जब आपने यहाँ पे देखा कि इसमें z इक्वल टू 1 है, तो जो ऑड है, और यहाँ पे n इक्वल टू 1 है, तो जो ऑड है उसे फिल करते हैं। जब ऑड फिल करेंगे तो यहाँ पे 1s हाफ 1 फिल कर देंगे दोनों में, तो स्पिन पैरिटी दोनों कितनी आ गई? हाफ प्लस। यहाँ पे भी वही हो गया, डेल्टा j इक्वल टू 0, चेंज इन पैरिटी इज नो। तो यहाँ भी आंसर हो गया अलाउड बाई बोथ फर्मी एंड गैमा टेलर। उसके बाद नंबर थर्ड आपका एग्जांपल है हीलियम 26 लिथियम 36 प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पे जो हीलियम है उसका स्पिन पैरिटी कितनी होगी? हीलियम की कितनी होगी बताओ?
आप में से कोई बताया हीलियम में कितनी होगी स्पिन पैरिटी और लिथियम में कितनी होगी? पहले हीलियम की बताओ। तो हीलियम की होगी 0+, ठीक है, 0+ क्योंकि इवन इवन न्यूक्लियाई है। और लिथियम के लिए मैंने आपसे कहा था, जब आप लिथियम के लिए मैंने क्या कहा था कि लिथियम 7 इज नॉट एन एक्सेप्शन बट लिथियम 6 इज एन एक्सेप्शन। तो लिथियम 6 एक्सेप्शन है, उसके लिए आप सेल मॉडल से निकालोगे तो कुछ और आएगा, लेकिन इट इज एन एक्सेप्शन, जो इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, तो ये 1+ आ जाएगा। तो जो आपका सेल मॉडल में एक्सेप्शन वाला जो टेबल बनवाई थी उसमें लिथियम को आप देख सकते हो 1+ लिखा होगा। यहाँ पे डेल्टा जे क्या हो गया? डेल्टा जे आप, मैंने कहा था कि डेल्टा जे को आप चाहे तो 0-1 करो और 1-0 करो, तो ये आ गया +-1, +-1। इस चेंज इन पैरिटी नो हो गई, तो नो, तो अलाउड के लिए नो ही होनी चाहिए। अब ये बताओ जो +-1 है ये अलाउड बाई फर्मी है या गैमा टेलर है या दोनों है या किससे भी नहीं है? क्या आंसर होगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो टेबल में, आपको बस यही याद करना है, एग्जाम में यही आता है, तो आपको टेबल याद करनी है। तो आपके अलाउड में +-1 केवल गैमा टेलर में आ रहा है, फर्मी में 0 है, +-1 नहीं है, तो इसका हो गया अलाउड बाई गैमा टेलर ओनली। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अलाउड बाई गैमा टेलर ओनली एंड नॉट बाई फर्मी। उसके बाद नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, लेट्स से 4th। यहाँ पे आपके पास है कार्बन 11-6, बोरोन 11-5 प्लस बीटा प्लस, आपके पास बीटा प्लस का एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्पिन पैरिटी निकालनी है, तो स्पिन पैरिटी कार्बन की कितनी आएगी? कार्बन के लिए n की वैल्यू है 5, बोरोन के लिए z की वैल्यू है 5, तो 5 को आप एक्सपेंड करोगे तो आएगा 1s ½ 2 1p 3/2 3, तो ये हो गया 3/2 माइनस, यहाँ भी हो गया 3/2 माइनस। डेल्टा जे की वैल्यू आ गई आपकी 3/2 माइनस, डेल्टा जे की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा जे की वैल्यू बताओ कितनी आएगी? यस, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि 3 यहाँ पे सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, 3/2 माइनस 3/2 सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ गलती से वेक्टर एडिशन मत कर देना कि 3/2 माइनस 3/2 से लेकर 3/2 प्लस 3/2, ये नहीं करना है, क्योंकि हमने जो डेरिवेशन किया उसमें एडिशन सब कुछ करने के बाद सिंपल जो सब्ट्रैक्शन था उससे आपने सेक्शन निकाले, तो 0 आ गया। चेंज इन पैरिटी आपकी कितनी आ गई? नो और नो दोनों में ही है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 0, हाँ बोथ हो गया, अलाउड बाई बोथ फर्मी एंड गैमा टेलर, तो इसका आंसर हो गया अलाउड बाई बोथ फर्मी एंड गैमा टेलर। अब इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं अलाउड का, फिर हम फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं लास्ट एग्जांपल ऑफ अलाउड। नंबर 5th एग्जांपल, मान लो आपके पास ऑक्सीजन 14-8 है, यहाँ पे है नाइट्रोजन, लेकिन उसकी वो एक्साइड स्टेट में बना है, ग्राउंड स्टेट में नहीं बना, यानी कि ऑक्सीजन के लिए स्पिन पैरिटी होगी 0+, क्योंकि ये इवन इवन न्यूक्लियाई। अब यहाँ से जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का जो एक्साइटेड स्टेट है उसकी स्पिन पैरिटी होती है, ग्राउंड स्टेट की तो होती है 1+, ये ऑड न्यूक्लियाई, इसको मैं करा चुका हूँ, ऑड न्यूक्लियाई उसकी 1+ होती है, लेकिन यहाँ पे एक्साइड स्टेट के लिए इसमें इन्होंने दे दिया लेट्स से 0+, ये वाली, ठीक है। ये नहीं, यहाँ पे ये नहीं बताया कौन सा एक्साइड स्टेट है, लेकिन यहाँ पे 0+ दे रखा है लेट्स से, तो यहाँ पे बीटा प्लस ये हो गया। इसका जो टाइम पीरियड था वो 71 सेकंड था, तो 71 सेकंड के बाद यहाँ पे बीटा प्लस ये हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके 0+ है ये ऑक्सीजन के लिए। तो अब यहाँ पे देखो डेल्टा जे कितना हुआ, एक तरह से ये आ गया 0+ से लेके 0+, तो डेल्टा जे इज इक्वल टू 0, डेल पाई इज इक्वल टू नो। अब बताओ ये अलाउड किससे है? ध्यान से आप पहले टेबल देखो, 0 से 0 है, अलाउड किससे है? टेबल हमारी है, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे फर्मी सिलेक्शन रूल लिखा है वहां पे तो 0 है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन जहाँ पे गैमा टेलर है वहां पे एक्सेप्शन है 0 to 0, तो 0 to 0 इज नॉट अलाउड। डेल्टा जे 0 लिखा है, पर जो डेल्टा जे 0 है वो 1 से 1, हाफ से हाफ, 3/2 हो सकता है, बट 0 to 0 इज नॉट अलाउड, इट इज एन एक्सेप्शन। तो 0 to 0 गैमा टेलर में नहीं होगा, फर्मी में होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउड ओनली बाई फर्मी। तो आपको एक्सेप्शन भी याद रखना है, तो यहाँ हो जाएगा अलाउड ओनली बाई फर्मी। यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 to 0 इज नॉट अलाउड, इज एक्सेप्शन इन गैमा टेलर। तो ये एग्जांपल होगी आपकी अलाउड की। अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं लेट्स से फर्स्ट फॉरवर्ड।
तो फर्स्ट फॉरबिडन के लिए जो चेंज इन पैरिटी है वो होगी यस, दोनों में ही। अब हमें देखना है कि फर्मी से या गामा टेलर से। तो पहली एग्जांपल है यहाँ पे सल्फर 3716, क्लोरीन 1737 प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ पे जो स्पिन पैरिटी है वो कैसे निकालोगे? इसमें तो है सल्फर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 21 और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 17। इनके लिए स्पिन पैरिटी बताना कितना आएगा? n इक्वल टू 21 के लिए बताओ कितनी आएगी स्पिन पैरिटी? 21 फिल करोगे तो क्या आएगा? 1s 1p 1d 1f। हमने कहा था कि जब 1f 7/2 फुल्ली फिल होगा 8, तब जो आपका 28 है, तब 28 वो आता है आपकी मैजिक नंबर। ठीक है, तो 21 तब मैजिक नंबर आता है 28। तो 21 अगर करना हो तो 1f 7/2 में केवल 1 फिल करोगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर हो गया 7/2 माइनस। अब क्लोरीन के लिए बता दो, क्लोरीन 17। तो क्लोरीन 17 के लिए क्या आएगा आंसर? थ्री बाई टू प्लस, ठीक लिखा है 3/2 प्लस। तो यहाँ पे जब हम फिल करेंगे तो यहाँ पे हमने किया 1s हाफ, फिर 1p 3/2, 4 1p हाफ 2, ये हमने 8 फिल कर दिए। उसके बाद है 1d 5/2 6, ये हो गया 14। उसके बाद अल्टरनेट है, तो d के बाद क्या आएगा? 2s, तो 2s हाफ, ये हो गया 16। फिर आएगा 1d 3/2, 17 के लिए केवल 1, तो आंसर हो गया 3/2 प्लस। तो यहाँ पे डेल्टा जे कितना आ गया? डेल्टा जे यहाँ पे सिंपल करना है 7/2 माइनस 3/2 या 3/2 माइनस 7/2। तो डेल्टा जे आ गया प्लस माइनस 2 और चेंज इन पैरिटी आ गई आपकी यस। तो फर्स्ट फॉरबिडन के लिए यस होनी चाहिए। तो अब ये बताओ फर्स्ट फॉरबिडन किससे है? फर्मी से, गामा टेलर से, दोनों से, या किसी से भी नहीं? नाइदर बाई गामा टेलर नॉट बाई फर्मी है, बोथ बाई गामा टेलर क्या है आंसर? तो आपने, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट फॉरबिडन बाई गामा टेलर। क्योंकि यहाँ पे अब आप जो अपने टेबल देखो, फर्स्ट फॉरबिडन के सामने देखना, फर्स्ट फॉरबिडन के सामने जो प्लस माइनस 2 है वो केवल गामा टेलर में लिखा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर होगा फर्स्ट फॉरबिडन बाई गामा टेलर ओनली। तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट फॉरबिडन बाई गामा टेलर ओनली, यानी कि फर्स्ट फॉरबिडन बाई गामा टेलर एंड नॉट बाई फर्मी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसकी दूसरी एग्जांपल। एक स्लाइड में इंट्रोड्यूस करते हैं इसमें, एक मिनट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है फर्स्ट फॉरबिडन की। KR85 36 RB 85 37 प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो अब KR85 के लिए स्पिन पैरिटी क्या होगी? या मैं डायरेक्ट लिख दूं, आप निकाल लेना सेल मॉडल से। तो यहाँ हो जाएगा 9/2 प्लस और यहाँ हो जाएगा 5/2 माइनस। इसको आप निकाल लेना अपने आप। दोनों ही न्यूक्लियाई आपके जो है वो इवन ऑर्डर न्यूक्लियाई है, तो ऑड वाले को एक्सपेंड करके निकाल देंगे। अब बताओ आंसर, यहाँ पे डेल्टा जे क्या हो गया? प्लस माइनस 2, 9/2 माइनस 5/2 या 5/2 माइनस 9/2, और डेल्टा पाई हो गया आपका यस, यानी कि चेंज हो रहा है पैरिटी। तो अब क्या आंसर हो गया? यहाँ भी प्लस माइनस 2 है, तो यहाँ भी आ जाएगा फर्स्ट फॉरबिडन बाई गामा टेलर ओनली। अब मैं एक एग्जांपल कर लेता हूँ, मान लो सेकंड फॉरबिडन की। सेकंड फॉरबिडन के लिए चेंज इन पैरिटी शुड बी नो, तो ये अल्टरनेट है। अलाउड के लिए नो, फर्स्ट फॉरबिडन के लिए यस, एंड सेकंड फॉरबिडन के लिए चेंज पैरिटी फिर से नो। तो यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास B410 B510 प्लस बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो B10 की तो स्पिन पैरिटी आ गई 0 प्लस, B4 की, और B5 की कितनी आएगी बताना जरा? 5। ये मैंने आपको अगर नहीं भी कराई हो, मेरी आदमी कराई कि नहीं कराई, तो इसको हम ऑड से करेंगे, ऑड से करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बता सकता है कोई? इसमें स्पिन पैरिटी कितनी आएगी? तो यहाँ पे जब 5 फिल करोगे, जेड भी 5 है, एन भी 5 है, तो ये हो जाएगा 1s हाफ 2 1p 3/2 3।
सेम ये भी हो जाएगा। तो यहाँ से L ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1, L ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। उसके बाद J ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 3/2, J ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 3/2। अब चारों को ऐड कर दो तो LP प्लस LN प्लस JP प्लस JN इज इक्वल टू 5। तो ये ऑड हो गया। अगर ऑड है तो J की वैल्यू आएगी JP प्लस JN, यानी कि 3/2 प्लस 3/2 यानी कि 3। और पैरिटी होगी आपकी -1 की पावर LN प्लस LP, ये वैल्यू होगी -1 की पावर 2 यानी कि +1 यानी कि इवन पैरिटी। तो आंसर आ गया JP की वैल्यू आ गई 3+। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 3+। तो अगर ऐसा है तो यहाँ से चेंज इन J कितना आ गया 3, या +-3 लिख सकते हो, 0-3 या 0+3, एंड चेंज इन पैरिटी इज नो। तो क्या हो गया आंसर? सेकंड फॉर्मूला किससे है? गैमा टेलर से। तो हम कह सकते हैं सेकंड फॉरबिडन बाय गैमा टेलर ओनली। तो अब इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं जो आपकी बुकलेट में है, और कुछ क्वेश्चन असाइनमेंट में भी होंगे, वो आप अपने आप कर लेना। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको करना है पेज नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 8। पेज 29 क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? इन द बीटा डीके प्रोसेस द ट्रांजिशन 2 + to 3 + is। आपको दे रखा है 2+ से 3+। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है? केवल अलाउड की हो रही है। मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन वो देगा, यहाँ पे अलाउड की बात है। अलाउड या नॉट अलाउड? ये लास्ट स्लाइड ये है। तो अब इसका आंसर क्या हो गया बताओ? तो यहाँ पे जो है डेल्टा J हो जाएगा 2 - 3 या 3 - 2 यानी कि +-1, और डेल्टा पाई हो जाएगा नो चेंज। तो नो तो दोनों के लिए, फर्मी भी गैमा टेलर के लिए भी। अब +-1 किस में आता है आपका? ये देखो आप, तो ओनली गैमा हो गया। इसका आंसर हो गया अलाउड। यहाँ पे आंसर आएगा नॉट अलाउड बाई फर्मी, बट अलाउड बाई गैमा टेलर, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नॉट अलाउड बाई फर्मी बट अलाउड बाई गैमा टेलर। तो केवल अलाउड वाला जो रो है उसको देखना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ये है आपका गेट 2014, और इससे पहले वाला था गेट 2013। तो 13 फिर लगातार 14 में इसको क्वेश्चन आया है। तो अब ये 14 यहाँ पे हो गया। ए न्यूक्लियस X अंडरगोज ए फर्स्ट फॉरबिडन इफ द एंगुलर, ये है पेज 29 क्वेश्चन नंबर 9 आपकी बुकलेट में। इफ द एंगुलर मोमेंटम I, यहाँ पे मैंने आपसे कहा था एंगुलर मोमेंटम चाहे I से या J से दोनों डिनोट कर सकते हो। इफ द एंगुलर मोमेंटम I एंड पैरिटी P डिनोटेड बाय IP इज दिस फॉर X। तो यहाँ पे X से Y बना, X के लिए 7/2 माइनस आपको पता है, और अब बात हो रही है फर्स्ट फॉरबिडन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल IP वैल्यू फॉर Y। तो Y की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है ये पूछिए। लेकिन आपसे ये नहीं कहा कि फर्मी से या गैमा टेलर से। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे बारी बारी से ऑप्शन से कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले ये करना है कि फॉर फर्स्ट फॉरबिडन डेल्टा पाई इज इक्वल टू यस। ये आपको पता है कि अलाउड के लिए नो होता है और फर्स्ट फॉरबिडन के लिए चेंजिंग पैरिटी इज यस। अगर चेंजिंग पैरिटी यस है तो जो y की पैरिटी है वो क्या आएगी? सो पैरिटी ऑफ y इज इक्वल टू, क्योंकि x की -1 है, x की ऑड है, तो y की आपकी +1 आनी चाहिए, इवन आनी चाहिए, सो दैट पैरिटी शुड चेंज। प्लस हो गई। तो अब आप देखोगे ऑप्शन ए या सी में से कोई आंसर होगा। अब आप इसमें बारी बारी से ऑप्शन नंबर ए के लिए बात करो। लेट्स से ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो ऑप्शन नंबर ए में हमने यहाँ पे हाफ माइनस रख दिया, हाफ प्लस रख दिया। तो यहाँ से डेल्टा J की वैल्यू देखिए कितनी आई। तो यहाँ से डेल्टा J की वैल्यू आ गई आपकी +-3। तो +-3 देखो, क्या +-3 आपकी फर्स्ट फॉरबिडन वाले कॉलम में है, फर्स्ट फॉरबिडन वाले रो में है, ये देखना आपको। तो फर्स्ट फॉरबिडन में आपका +-2 तक ही है केवल, इसीलिए हम कहेंगे कि फर्स्ट फॉरबिडन इज नॉट पॉसिबल, तो अब ऑप्शन नंबर सी की बात करो, तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस, यहाँ से किया 3/2 प्लस। तो इससे डेल्टा J की वैल्यू आ गई +-2, और तो ये आपका पॉसिबल है। +-2 आपका जो है गैमा टेलर में आता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फॉरबिडन बाई गैमा टेलर। तो आंसर हो गया 3/2 प्लस। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन करना है वो है गेट 2021।
तो 2021 यानी कि इस जो इसी साल अभी कोई पेपर हुआ था उसमें बीटा डीके पे क्वेश्चन आया था और साथ में गामा डीके का सिलेक्शन भी आया था। तो गामा डीके की बात करेंगे। तो बीटा डीके का क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट है आपका ये। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या होगा। अज्यूमिंग दैट N13 undergoes first forbidden, ये आपका गेट 2021 का क्वेश्चन नंबर 28 है। अज्यूमिंग दैट N13 undergoes first forbidden बीटा प्लस डीके। ठीक है, प्रीवियस स्लाइड तो ये है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड आपकी ये है। यहाँ पे आपसे बता रखा है कि अज्यूमिंग दैट N13 जिसका Z7 है, इससे आपको क्या मिला, इससे आपको बीटा प्लस मिला और ऑब्वियसली साथ में न्यूट्रिनो मिलेगा फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट में है, ये आपका ग्राउंड स्टेट में है। इससे बीटा प्लस डीके हुआ और कौन सा हुआ, फर्स्ट फॉरबिडन हुआ विद स्पिन पैरिटी जे आई पाई। इसकी स्पिन पैरिटी है जे आई पाई। आई का मतलब इनिशियल स्टेट, एफ का मतलब फाइनल स्टेट। टू द फाइनल स्टेट जे एफ, इसकी वैल्यू है ये। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे आई पाई एंड जे एफ पाई इज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर इस रिएक्शन को पूरा करें तो यहाँ पे 7 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक चार्ज बीटा प्लस पे है, तो यहाँ पे चार्ज आएगा 6। अगर 6 है तो कार्बन आएगा और ऊपर यहाँ पे ए रिमेन सेम, तो कार्बन 13 आपकी रिएक्शन हो जाएगी। नहीं, इसके ऑप्शन यही तो है, इसके ऑप्शन सही है, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेल मॉडल के ऑप्शन नहीं है, इसी के ऑप्शन। अब बताओ, तो अब यहाँ पे कैसे करोगे। सबसे पहले बात करोगे पैरिटी की। हम कहेंगे फॉर फर्स्ट फॉरबिडन चेंज इन पैरिटी शुड बी यस। अगर चेंज इन पैरिटी यस है तो उसके लिए बात करें। तो सबसे पहले आप ग्राउंड स्टेट एन की बात कर लो। तो एन के लिए जेड की वैल्यू हो गई 7। अगर आप 7 को फिल करोगे तो क्या आएगा, 1s हाफ 2, 1p 3/2 4, 1p हाफ 1। तो ग्राउंड स्टेट स्पिन पैरिटी जे आई पाई की वैल्यू क्या हो गई, हाफ माइनस। तो हाफ माइनस आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में भी है, ऑप्शन नंबर सेकंड में भी है। अब वैसे तो आंसर आपको साफ दिख रहा है कि फर्स्ट फॉरबिडन के लिए चेंज इन पैरिटी शुड बी यस। और अगर यस होना है तो इसका मतलब जे आई पाई के लिए कम से कम पैरिटी प्लस आनी चाहिए। ठीक है, पैरिटी आनी चाहिए प्लस। तो वैसे तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है, यानी सेकंड ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन अगर हम स्पिन पैरिटी निकालें तो कार्बन के लिए तो क्या आएगा, तो कार्बन के लिए जेड की वैल्यू 7 हो गई, एन की सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो गए। तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 हो गए तो इससे जो स्पिन पैरिटी निकलेगी ग्राउंड स्टेट की, वो क्या आएगी, ये आएगी इसी तरह से, क्योंकि यहाँ भी 7 है। तो यहाँ पे जो जेपी की वैल्यू आएगी हाफ माइनस फॉर ग्राउंड स्टेट। लेकिन इससे फर्स्ट फॉरबिडन नहीं आता है। पहली बात तो ग्राउंड स्टेट के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट फॉरबिडन नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉरबिडन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि एक तो पैरिटी चेंज नहीं हो रही और दूसरा डेल्टा जे की वैल्यू 0 है, जो कि डेल्टा जे की वैल्यू जो 0 है वो आपकी देखो फर्स्ट फॉरबिडन में होती कि नहीं होती। तो एक्चुअली फर्स्ट फॉरबिडन में 0 होती है दोनों में ही। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि चेंज इन पैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हो रहा है नो चेंज इन पैरिटी। तो फिर फर्स्ट फॉरबिडन कैसे आएगा। तो अब जो है कार्बन का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन। तो जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कार्बन की होगी वो कैसे आएगी, जो 1p हाफ का जो आपका न्यूट्रॉन है वो चला जाएगा इससे आगे 1d 5/2 में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो जे एफ पाई की वैल्यू है, दिस वुड बी एफ, ये होना चाहिए एफ। तो जे एफ पाई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे जाएगी 5/2 प्लस, यानी कि आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो है अगर हम डायग्राम बनाएं तो ये आएगा आपका N13 7 की जो स्टेट है उसकी वैल्यू पे हाफ माइनस, इससे आपका होगा बीटा प्लस डी के। बीटा प्लस डी के जो हो रहा है वो कार्बन स्टार में हो रहा है, इसका मतलब। तो आप यहाँ पे स्टार लगा सकते हो। तो कार्बन स्टार 13 6 जिसकी स्पिन पैरिटी हो गई 5/2 प्लस, और ग्राउंड स्टेट जो है वो ये इसकी स्पिन पैरिटी हो गई हाफ माइनस। तो ये आंसर होगा। तो फर्स्ट फॉरबिडन एक्साइटेड स्टेट में, फर्स्ट फॉरबिडन में एक्साइटेड स्टेट होगी जरूरी नहीं है, पर यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट फॉरबिडन नहीं आ रहा है, अलाउड आ रहा होगा। तो फर्स्ट फॉरबिडन जो आ रहा है वो एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट फॉरबिडन होता हो। यहाँ पे इस केस में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए फर्स्ट फॉरबिडन पॉसिबल है। तो अब हम आगे चल रहे हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी
बीटा डीके की, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करना है गामा डीके, तो आप हेडिंग डालो गामा डीके। हाँ, तो टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं सिलेबस क्या होगा। टेस्ट के लिए सिलेबस है वो जो गामा डीके तक है वहां तक आएगा, ठीक है। यानी कि बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज प्लस न्यूक्लियर मॉडल्स प्लस क्यू वैल्यू ऑफ ए न्यूक्लियर रिएक्शन एंड थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड लास्टली अल्फा बीटा एंड गामा डीके सिलेबस में ही आएगा, ठीक है। तो सिलेबस का वो, सॉरी सिलेबस कर रहा हूँ, टेस्ट, तो टेस्ट में ही आएगा। अभी मुझे बताओ टेस्ट का डेट क्या है, एक बार बताएं। 23rd। तो आपके पास अभी काफी टाइम है मेरे ख्याल से, तो आप तो गामा डीके तो कवर हो जाएगा तब तक, तो यहाँ तक आएगा सिलेबस जो आपको टेस्ट का है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले गामा डीके की बात करें तो ये मैंने आपसे कहा था कि अगर अल्फा डीके में, देखिए कठिन नहीं है, इसके बहाने आपकी गामा डीके भी कवर हो जाएगा। तो गामा डीके बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, गामा डीके में केवल सिलेक्शन रूल पे फोकस करना, एक टेबल याद करनी है, गामा डीके पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, तो मैंने आपसे कहा था कि अल्फा डीके और बीटा डीके में अगर आपका डॉटर न्यूक्लियाई एक्साइड स्टेट बनता है तो वो ग्राउंड स्टेट में आएगा और उससे आपका जो है गामा पार्टिकल या गामा डीके होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये लिखेंगे the emission of alpha and beta decay and beta particles, the emission of alpha and beta particles from naturally occurring कह लो या नेचुरल कह लो, नेचुरल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस या न्यूक्लियाई is followed by emission of gamma rays when daughter nuclei is formed in excited state. All transitions from one level to other energy level does not take place, या कह सकते हो कि are not allowed, as some are forbidden by selection rules। यानी कि जब आपकी एक्साइटेड स्टेट में बन जाएगा न्यूक्लियाई तो कोई जरूरी नहीं है कि वो हर एक ट्रांजिशन पॉसिबल करे, तो वो जो गामा रेज होगा वो भी सिलेक्शन रूल के को फॉलो करेगा। यानी कि अगर हम एग्जांपल लिखें, लेट से ये एग्जांपल लिखिए, ये हमने लिखा बीटा डीके, जहां पे बीटा डीके में जो वाई है वो डॉटर न्यूक्लियाई में बना, तो डॉटर न्यूक्लियाई आपका डीके होगा ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है बीटा माइनस की। मान लो 137CS55 ये वाला न्यूक्लियाई डीके होता है बेरिलियम या बैरियम 56 137 वाले न्यूक्लियाई में। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट है और इसके ऊपर आप इसकी एक्साइटेड स्टेट है। तो इसका बीटा माइनस से और इसका ग्राउंड स्टेट में डीके होगा, तो एक्साइटेड स्टेट में डीके होगा 95% ऑफ द टाइम्स, और यहाँ पे होगा 5%, ये भी बीटा माइनस। तो जब एक्साइटेड स्टेट में होगा तो वहां से ग्राउंड स्टेट में होने के लिए ट्रांजिशन होगा और यहाँ से जो है फोटोन एमिट होगा 662 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो है 2.55 मिनट्स, इतने टाइम में डीके हो रहा है। सिमिलरली कोई एग्जांपल हम लें, लेट से दूसरी एग्जांपल बीटा प्लस की, तो बीटा प्लस के एग्जांपल के लिए मान लो आपका Na1122 है और ये डीके हो रहा है Ne1022 में। तो इसकी
पॉसिबिलिटी 90.4% तो है बीटा प्लस की, प्लस 9.5% है ऑफ इलेक्ट्रॉन कैप्चर की। तो इससे तो ट्रांजिशन हुआ एक्साइटेड स्टेट में। ग्राउंड स्टेट में जो है ट्रांजिशन वो ना के बराबर है इसकी प्रोबेबिलिटी, ये बीटा प्लस है ये भी, क्योंकि बीटा माइनस के लिए बीटा प्लस, और ये क्यों है क्योंकि जेड इज डिक्रीज बाई 1, बीटा माइनस यहाँ पे नहीं है क्योंकि जेड शुड इंक्रीज बाई 1, तो ये है वेरी लेस है, आप वेरी लेस परसेंटेज। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आएगा और ये आपका गामा एमिट हुआ 1.27 MeV, ये डिफरेंस। तो ये हो गया आपका गामा डीके। अब गामा डीके का जो एक क्वेश्चन आ चुका, पहले उसे करते हैं, फिर सिलेक्शन रूल पे आते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। अब आप लिखो पैसेज ऑफ गामा रेज और एक्स रेज, यानी यही फॉर्मूला एक्स रेज के लिए भी वैलिड है। तो पैसेज ऑफ गामा रेज या एक्स रेज थ्रू मैटर, let I naught be the intensity of monochromatic gamma rays falling on a slab of thickness x. Then final intensity I is given by, यानी कि जब आप, क्योंकि एक्स रेज गामा रेज दोनों ही आपकी हाई इंटेंसिटी या हाई एनर्जी रखते हैं, तो जब वो किसी भी सब्सटेंस पे फॉल करेंगे तो उसमें पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो जो इंटेंसिटी शुरू में होगी उसको हमने आई नॉट माना, तो आफ्टर पेनिट्रेटिंग एंड ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस और थिकनेस एक्स द इंटेंसिटी विल बी रिड्यूस्ड। तो फाइनल इंटेंसिटी हमने आई मानी। तो जो रिलेशन है आई और आई नॉट में वो कितना है, वो फॉर्मूला क्या है उसे लिख रहे हैं। तो इंटेंसिटी जो आ जाएगी आफ्टर एमिशन एंड ट्रेवलिंग ए लेंथ ऑफ एक्स विल बी आई इज इक्वल टू आई नॉट आपकी इनिशियल इंटेंसिटी है, ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स, ये फॉर्मूला आएगा, वेयर म्यू इज लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो आप कह सकते हो अगर मान लो ये ट्रेवल हुआ और ये इंटेंसिटी आई नॉट है और ये इंटेंसिटी आई है और ये थिकनेस एक्स है, तो ये वैल्यू आएगी। इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो ई की पावर आपका डायमेंशन लेस होती है, तो म्यू की डायमेंशन हो जाएगी मीटर इनवर्स, यानी डिस्टेंस का इनवर्स इन टर्म्स ऑफ मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट। तो मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट को हम म्यू एम से नोट कर रहे हैं, वो होता है म्यू अपॉन डेंसिटी, रो इज डेंसिटी। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू हो गई म्यू एम रो। तो इस म्यू की वैल्यू को आप अब फॉर्मूले में रख दो, तो उससे मिल जाएगी आई इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एम रो एक्स। अब इस फॉर्मूले, अब यहाँ पे किसी और है, यहाँ पे क्योंकि पेनिट्रेट कर सकती है ये, तो यहाँ पे एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है। एंगल वहाँ पे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपका जो है रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। मान लो इसमें हाई एनर्जी है और रिफ्लेक्शन हो नहीं रहा, तो यहाँ पे अगर आप किसी एंगल पे भी इंसिडेंट करोगे तो एक्स की वैल्यू ये हो जाएगी और आपका जो है आई नॉट और आई ई आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स जो है वो जितना भी ट्रेवल किया वो एक्स होगा। कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर यहाँ पे इंसिडेंट कराओ। अगर यहाँ पे ऑप्टिक्स या ईएमटी को इन्वॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन को हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, क्योंकि ये पेनिट्रेट करेगा तो आप यहाँ पे एंगल को इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब इस पे जो फॉर्मूला, जो इस पे क्वेश्चन आ चुका है उस पे आते हैं। तो इस पे क्वेश्चन है आपका, अगर लिख लिया तो आगे चलें। तो अब ये करना है आपको, पेज नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 10 गेट 2015। ठीक है, तो ये देखो, ए बीम ऑफ एक्स रे ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन ए मेटल शीट ऑफ थिकनेस 2 मिलीमीटर। तो इनिशियल इंटेंसिटी आई नॉट है, थिकनेस 2 मिलीमीटर है। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम इज दिस, आई की वैल्यू दे दी है, तो लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पूछा है मीटर इनवर्स में। बैक स्लाइड ले।
तो अब यहाँ पे आप में से कोई आंसर बताए क्या होगा? हमारे पास फॉर्मूला है आई इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू एक्स। यहाँ पे आई की वैल्यू है 0.025 आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस म्यू की वैल्यू निकालनी है, और एक्स की वैल्यू मिलीमीटर में है, उसको आपने मीटर में लिख दिया, ये हो गया मीटर में। तो अल्टीमेटली म्यू की वैल्यू क्या आएगी, और वो अप टू 1 डेसिमल प्लेस निकाल दे मीटर इनवर्स। देखो कितना आंसर आ रहा है। तो ये आएगा, यहाँ पे मीटर में चेंज कर दिया है ना, मीटर में चेंज करना है मिलीमीटर को, थिकनेस को। तो ये आएगा 1844.4, ये आंसर हो जाएगा। तो आप में से देखिए यहाँ पे ये आंसर एग्जैक्ट है, और जिनका 1842 आया है वो क्यों आया मुझे पता नहीं, क्योंकि जब कैलकुलेटर अलाउ करते हो तो एग्जैक्ट आना चाहिए, कैलकुलेटर कर रहे हो तो। और बाकी जो भी इसमें आप देख लो जो इसका चांस थे, तो आप, और दूसरी बात आपको यहाँ पे करना चाहिए, ये मत सोचो कि ये तो हो ही जाएगा, ठीक है। और 1.84 जो है ये गलत है, तो इसे देखो कहाँ गलती की है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो वैसे तो अब टाइम कम बचा है, एक दो लाइन और लिख लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को रोकते हैं। तो अब हमें करना है सिलेक्शन रूल्स, और जो गामा रेडिएशंस जो हमें मिलेंगे उसको हम दो में बाइफरकेट कर सकते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक रेडिएशंस और एक मैग्नेटिक रेडिएशंस, और उनको भी करस्पॉन्डिंग टू डाइपोल, क्वाड्रोपोल, ऑक्टोपोल एटसेट्रा, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये हो गया अब यहाँ पे हेडिंग डालो मल्टीपोल रेडिएशंस। तो आप यहाँ पे लिखो द गामा रेडिएशंस emitted can be divided into two general categories, namely electric and magnetic according to their origin. तो आप रेडिएशन को इलेक्ट्रिक कह सकते हो, मैग्नेटिक कह सकते हो, जैसा जैसा भी उसका ओरिजिन है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं न्यूक्लियस इज ए कंटिन्यूएशन, इज ए कंटिन्यूअस कहेंगे, इज ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। The potential at a certain distance R can be expanded in terms of various powers of R. तो इसको आपने ईएमटी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर लिया होगा, ठीक है, मल्टीपोल एक्सपेंशन जो करते हैं। तो वहां से जब V आता है वो कुछ कुछ इस तरह से आ सकता है, ये फॉर्मूला QI/R प्लस 1/R0 स्क्वायर समेशन QI/RI cos थीटा प्लस 1/R0 क्यूब समेशन QI/RI स्क्वायर। तो इससे जो है आपको मोनोपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, क्वाड्रोपोल मोमेंट, इन सबके फॉर्मूले डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में मिल जाते हैं। तो फिलहाल तो हमें वो फॉर्मूले पे बात नहीं कर रहे, हमें कहना चाह रहे हैं कि इस तरह से यहाँ पे भी जो गामा रेडिएशन है वो करस्पॉन्डिंग टू मोनोपोल, डाइपोल, क्वाड्रोपोल, उन सब में कर सकते हैं। PL cos थीटा हो गया लीजेंडर पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो L इक्वल टू 0 है
ये है पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल। जो आर नॉट की पावर है वो उससे ऑर्डर पर चल रहा है। तो अगर पावर 0 है तो मोनोपोल, 1 है डाइपोल, 2 है क्वाड्रपोल, एटसेट्रा। L इक्वल टू 1 के लिए पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, L इक्वल टू 2 ड्यू टू क्वाड्रुपोल, ETC। तो ये तो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। सिमिलरली जो चार्जेस हैं जब वो रोटेट करेंगे, जब मूवमेंट करेंगे, तो उससे जो है करंट प्रोड्यूस होंगी, तो उसकी वजह से जो है मैग्नेटिक मोनोपोल्स बन जाते हैं, मैग्नेटिक मल्टीपोल्स। तो इन दोनों की वजह से ही आपका रेडिएशन जो है मिलेगा। तो अब तो ये काम करते हैं कि अब तो टाइम हो गया, तो इस बात को हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर से सिलेक्शन होगी। तो अब आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। हाँ, एक्चुअली वैसे तो मैं बता चुका हूँ, आपने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो, सिलेबस फॉर न्यूक्लियर टेस्ट, इसके लिए जो गामा डी के तक है वो सब आएगा, यानी कि बेसिक न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है, मासेस है, एटसेट्रा। उसके बाद है न्यूक्लियर मॉडल्स, उसके बाद है क्यू वैल्यू एंड थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी फॉर ए न्यूक्लियर रिएक्शन। और लास्ट में जो अब हम कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा डी। तो गामा डी चल रहा है, जो शायद नेक्स्ट क्लास में पूरा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ तक आना है। सर, न्यूक्लियर मॉडल की जो फर्स्ट वाली डीपीपी थी, उसका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन बताना है। फर्स्ट स्लाइड शो करना है। एक मिनट, ये होगी 15th। अच्छा, मुझे ये बताओ, क्या कहते हैं कि आपने क्या पूछा अभी, जो न्यूक्लियर मॉडल्स है, न्यूक्लियर मॉडल में असाइनमेंट में, हाँ, फर्स्ट वाला असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। एक्चुअली सर उसमें समझ में ऐसा नहीं आ रहा कि मतलब मोस्ट स्टेबल आइसोबार के लिए क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए। इसमें क्वेश्चन यही तो है, फॉर ए इक्वल टू 25 43 77 ये वाला। यस सर। तो जेड का जो फॉर्मूला याद कराया है उसे डायरेक्ट लिख दो। मैंने आपसे कहा था कि अगर एसी और एसिमेट्रिक की वैल्यू नहीं दे रखी हो, ओके ओके सर, तो फिर वो जो डायरेक्ट वाला है वो 0015 डायरेक्ट उसकी वैल्यू को कर लो। ओके सर। ये आपका स्लाइड नंबर फर्स्ट। तो गामा डी के बाद कौन सा सिलेबस है? सर स्लाइड नंबर 2 शो कर दीजिए। सर स्लाइड नंबर 2 है। देखिए सारी स्लाइड्स है क्या चीज, सारी स्लाइड्स एक बार सब कर दीजिए, नहीं तो बार-बार डाउट पूछना। देखो ऐसा है कि चलो मैंने आप सेकंड कर दी फिलहाल, सारी पॉसिबल नहीं होती है, इतनी सारी होती है। अब मैं उसका आंसर दे दूं। इसके बाद वैसे तो अगर मैं सीक्वेंस में चलूं तो मुझे रेडियो एक्टिविटी कराना चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा गामा डी के रेडियो एक्टिविटी नहीं होते हैं। पर एज फार एज योर नेट एग्जाम या गेट एग्जाम इज कंसर्न, तो उससे ज्यादा एलिमेंट्री पार्टिकल्स का है। तो मैं न्यूक्लियर जो रेडियो एक्टिविटी को उसके बाद करूंगा। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बड़ा भी है वो, मतलब सबसे ज्यादा टॉपिक इसमें लेक्चर करते हैं। तो इसके बाद मुझे स्टार्ट करना है एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है सर थर्ड और फोर्थ स्लाइड भी शो कर दीजिए। थर्ड ये है। अब किसी ने पूछा अभी यहाँ पे की बात। हाँ, 15 तो सर आई नॉट वाली, सर आई इक्वल्स टू आई नॉट इज इक्वल माइनस ये है। ओके सर, 9th सर ये गामा डी के अंदर एक लाइन लिखाई थी अभी आपने कि ऑल ट्रांजिशंस फ्रॉम वन लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल डजंट टेक प्लेस। तो सर ये मतलब जहाँ पे ये फॉरबिडन होते हैं, तो वहाँ पर इसका मतलब ये कि फॉरबिडन जहाँ हो रहा है वहाँ पर ये नहीं होगा गामा डी के। हाँ, वहाँ पे गामा डी के नहीं होगा। तो जो वो बीटा डी के ना फर्स्ट फॉरबिडन सेकंड फॉरबिडन वाले होते हैं, वहाँ नहीं होता सर मतलब? नहीं, वो देखो तो वहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी फर्स्ट फॉरबिडन है, वहाँ पे तो बीटा डी के हो रहा है, भले उसे फर्स्ट फॉरबिडन कह रहे हो, क्योंकि वो उसकी प्रोबेबिलिटी कम है। उसके बाद अगर वो एक्साइटेड स्टेट बनता है डॉटर न्यूक्लियाई, उसके बाद गामा डी के होता है। तो गामा डी के लिए भी दोनों लेवल्स के बीच में जो स्पिन पैरिटी है, उसका भी सिलेक्शन रूल होता है, या एक या कह लो उसके लिए भी हमें याद करना। और फिर उसमें भी हमें देखना है कि इलेक्ट्रिक होगा, मैग्नेटिक होगा, या क्या होगा। तो उसकी बात चल रही है। तो हर एक लेवल पे कोई जरूरी नहीं है कि गामा डी के हो ही जाए। ओके सर। तो फिर सर ये उनको सर ये जो बीटा डी के में अगर फॉरबिडन बोलते हैं उनको, तो फिर मतलब उनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है, इसलिए उनको फॉरबिडन कहते हैं, या फिर मतलब कि सिर्फ कह रहे हैं फर्स्ट फॉरबिडन, इसका मतलब ये नहीं कि बीटा डी के नहीं हुआ, बीटा डी के हुआ है। पर ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ 1000
न्यूक्लियाई 1000 में से मान लो 2-3 ही फर्स्ट फॉरबिडन हुए, बाकी सब ने अलाउड से कर दिया, ऐसा कुछ हुआ। ओके, मतलब इनकी प्रोबेबिलिटी कम होती है इसलिए इनको कहते हैं। सर ये सर सेकंड वाला कई बार ऐसे भी हो सकता है सर, जैसे कोई ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है तो वो सर पहले बीटा में गया, बीटा डी करके स्टार में गया, फिर बाद में गामा डी करके पॉसिबल हो गया। हम जो है बात की बात कर रहे हैं। देखो बात की बात ये कर रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ से ये बहुत सारे एक्साइटेड स्टेट्स हैं, लेट्स से बीटा माइनस हुआ, अब यहाँ पे गामा डी के हो सकता है ये गामा डी के हो जाए, लेकिन हो सकता है ये वाला ना हो सकता है ये गामा डी के हो जाए, तो ये फॉरबिडन हो गया, तो ये सिलेक्शन रूल पर डिपेंड करेगा, ये है तो इसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर दो ही स्टेट है, एक फर्स्ट तो इसमें तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इसमें भी एक्चुअली क्या होता है, एक होता है इंटरनल कन्वर्जन, तो इंटरनल कन्वर्जन बीटा डी के साथ हो सकता है, उसको मैं अभी बाद में बताऊंगा। तो उसमें जो है ट्रांजिशन भी हो जाता है, लेकिन गामा पार्टिकल बाहर नहीं निकल पाता। इंटरनल कन्वर्जन में ऐसा हो सकता है कि जो गामा पार्टिकल है वो जो है जो आपके बाहर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उससे टकरा जाए, और उसमें गामा तो ना निकल पाए पर ये वाला बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाए, उसकी एनर्जी ड्रॉप करके एक्साइट होकर निकल सकता है। हाँ, तो वो इंटरनल कन्वर्जन हो गया, उसमें गामा पार्टिकल बाहर निकला, क्योंकि सिलेक्शन रूल कहता है कि गामा डी इज नॉट पॉसिबल, इंटरनल कन्वर्जन इज पॉसिबल। ये जैसे सर एक्स रेज में भी हो जाता है कई बार कि मतलब एक्स रे नहीं निकलने के बजाय वो इलेक्ट्रॉन से टकरा के और दूसरा इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो एक्स रेज में जो अगर हम तुम्हें पढ़ा होगा अगर ट्रांजिशन ऐसे कुछ, तो हाँ अगर में होता है सर इंटरनल, तो ये इंटरनल हो गया, ऐसे ही यहाँ पे भी जाता है। सर एक थोड़ा क्वेश्चन था सर, हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स उसकी जो एक्साइटेड स्टेट्स वगैरह होती हैं, ये तो सर हमारे क्वांटम में मतलब डिस्क्रीट लेवल्स होते हैं, तो अगर सर हम मतलब चाहें कि कोई इलेक्ट्रॉन को उसकी एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाने के लिए और टेम्परेचर का यूज करें, तो सर क्या ये पॉसिबल है क्या सर कि मतलब जैसे कोई एनर्जी गैप काफी बड़ा है एमईवी में, एमई में है या तो सर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो टेम्परेचर का यूज करके सर निकाल सकते हैं क्या, मतलब उसको पहुंचा सकते हैं क्या? हाँ पहुंच सकते हैं। तो जब आप बाहर से टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो एक्साइटेड में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि आप पूरे ही इस मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसमें कौन सा ऊपर जाएगा वो बात अलग है। लेकिन अगर हम बाहर से रेडिएशन डालें, मतलब कि फोटोन या वो, तो वो पर्टिकुलर किसी इलेक्ट्रॉन पे जाके लगेगा। हाँ बताओ सर एक्चुअली जब सेमीकंडक्टर हम पढ़ रहे थे तो सर उसमें एनर्जी गैप आ रहा था, तो हमें ये बताया गया था कि सर जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं मतलब टेम्परेचर का जो पार्ट होता है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट जो टेम्परेचर आता है वो सर 11000 समथिंग आता है। तो सर मतलब अगर हमारा कोई गैप 3.2 वगैरह से जब ज्यादा हो जाता है तो उसका पॉसिबल नहीं होता सिर्फ टेम्परेचर की वजह से। तुमने क्या कहा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट? सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सर जो ट्रांजिशन होता है वो 11000 केल्विन के आसपास चला जाता है सर, 11000 समथिंग। अच्छा ये सर हाँ सर ये सर मतलब हमें मतलब मटेरियल साइंस में पढ़ाया गया था जब मतलब हमें सोलर सेल वगैरह जब पढ़ा रहे थे, तो सर ये कंफ्यूजन हो रहा था सर, क्योंकि एक तो थर्मोडायनामिक एमिशन हमारा पॉसिबल होता है तो वो तो सर हम टेम्परेचर से इजीली कर लेते हैं, बट यहाँ पे सर हमें पढ़ाया गया था कि 1 इलेक्ट्रॉन, और ये सर मैंने मतलब सर्च भी किया था तो सब जगह यही वैल्यू आई थी 11300 समथिंग थे, तो सर ये कंफ्यूज कर रहा था, मतलब अगर सर थोड़ा टाइम आप देखते हैं ये मेटल्स में ट्रू है। देखिए इसमें मेटल्स में इलेक्ट्रॉन फ्री तो मूव करते हैं, पर अगर बाहर आपको निकालना हो तो उसके लिए बाहर नहीं भी निकालना, अगर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना है तो सिर्फ टेम्परेचर से क्या पॉसिबल है सर? क्योंकि सर उसका अगर इक्विवेलेंट टेम्परेचर अगर कन्वर्ट करते हैं तो सर वो तो बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब मैं ही देख रहा हूँ कि 11000 तो बहुत ना के बराबर है ना, आप उसे इतना टेम्परेचर कैसे बढ़ाओगे? हाँ सर इसीलिए तो सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्विवेलेंट टू 11000 केल्विन के आसपास आता है सर, ये सही है गलत है थोड़ा सा देखिए इसका तो मैं देख के बताऊंगा, क्योंकि ये आप सॉलिड वाले जो सॉलिड स्टेट पढ़ाते हैं उनसे आप पूछ लेना, है ना, इसमें क्या है। क्योंकि सर मुझे सर मतलब जितना भी अभी तक रिसर्च किया उसमें सर ये बताया गया कि डिस्क्रीट हमारा जो टेम्परेचर का सर जो रेडिएशन है वो सर ऑलमोस्ट कंटीन्यूअस रेडिएशन में आता है, तो उससे वो कह रहे थे कि मतलब पॉसिबल नहीं है, मतलब कहीं किसी केस में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन जो जैसे आपको हायर स्टेट में पहुंचाना है तो ज्यादातर पॉसिबल नहीं होता है, वो वाइब्रेशन ही करता रह जाता है, वो एक्साइटेड स्टेट में नहीं पहुंचा पाता है, तो ये सर कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि थर्मोडायनामिक एमिशन तो सर पॉसिबल है सर, वो सर समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो फिर ऐसा है ना, थर्मोडायनामिक एमिशन सिर्फ उन्हीं पॉसिबल है ना जिनका मतलब किसी पर्टिकुलर उसके लिए पॉसिबल है ना, जिसका वो क्या होता है पहले तो सर उसको पतला करके कैथोड में कन्वर्ट करते हैं फिर उसमें कराते हैं। हाँ मतलब उस वर्ड को क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूँ, जिसमें मैं उस वर्ड को बोल रहा हूँ एक्चुअली, जिसमें सोलर सेल्स में यूज होता है, तो किसी पर्टिकुलर नहीं, जो किसी पर्टिकुलर मटेरियल का होगा उसमें होगा, उसमें भी सभी मटेरियल का नहीं होगा, आप मेटल ले लोगे तो उसमें भी मुश्किल हो जाएगा। यस सर, और सर ये यस मैंने सर ऐसी मतलब एक्स्ट्रा टाइम मैंने पूछ लिया आपसे कि ये सर 11000 वाला जो पॉइंट है सर ये सही है क्योंकि सर ये बहुत सारी मतलब जगह पे यही है देखने। हाँ तो तभी तो सर्च हो रही है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स की, अगर इतना आसान होता तो आप सीधा मेटल रखो और सीधा निकाल लो इलेक्ट्रॉन। हाँ लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम है कि सभी से नहीं निकाल सकते, इसीलिए तो सर वो बता रहे थे मतलब मेरे जो सर थे उन्होंने बताया कि फोटॉन्स का यूज करते हैं हमेशा, चाहे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो या कुछ भी हो, मतलब एक मतलब फोटॉन में जो होता है वो इक्विवेलेंट आ जाता है, लेकिन आप सोचो कि सिर्फ मतलब टेम्परेचर से मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है ना, तो उससे नहीं हो सकता, मतलब ऐसा बताया था। तो ये बात बिल्कुल सही है कि टेम्परेचर से मुश्किल है। ठीक है, आप बताओ नवीन जी, आप बताओ क्या डाउट है सर? 9th स्लाइड में वो सेकंड वाला रिएक्शन थोड़ा एक्सप्लेन करिए। 9th स्लाइड सेकंड ये है तो 9th स्लाइड देखो, 9 तो ये लिखा हुआ है, इससे आगे पीछे कौन सी? ये वाला हाँ 9th। हाँ तो सेकंड रिएक्शन सर इसके पहले वाला, इससे पहले ये ना, ये 10th स्लाइड है, ये 9th ये वाला हाँ
सर इसमें 1H3 कन्वर्टेड टू 2He3, तो हाँ। तो सर न्यूट्रॉन प्रोटॉन शुड बी कन्वर्टेड टू न्यूट्रॉन, देन इट शुड गिव बीटा माइनस ना? नहीं, बीटा माइनस के लिए न्यूट्रॉन शुड बी कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन, तब तो आपको जे तब इलेक्ट्रॉन तो आप आएगा। जेड क्यों लिखे न्यूट्रॉन अगर जेड देखिए, इक्वल्स टू 1? मैंने जेड इसलिए लिखा कि सेल मॉडल में ऑड न्यूक्लियन को फिल करते हो, ओके तो यहाँ है ना, तो Okay. यहाँ पे जेड जो ऑड है, जबकि He में एन ऑड है, तो हमने Okay. ऑड को एक्सपेंड किया सेल मॉडल। ओके ओके सो ओके ऑड न्यूक्लियर को एक्सपैंड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि इवन के लिए वो पेयर बना देते हैं, इवन के लिए जे की वैल्यू 0 जाती है, तो केवल ऑड को एक्सपेंड करते हैं। अगर दोनों ही ऑड होते मतलब जेड भी एन भी, तो फिर उसके लिए नॉर्डिंग रूल से कर देते हैं। ओके ओके यहाँ पे मुझे लगा न्यूटन का आप एक्सपैंड करेंगे, तो इसलिए लगा मुझे, इसलिए पूछा डाउट। थर्ड में भी वैसा ही है, हाँ, थर्ड में भी ऐसे ही है, 0 प्लस हो गया। हाँ 0 प्लस हो गया, इवन के लिए, दोनों दोनों इवन हो गया। ठीक है सर, और हाँ ओके थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ सर जो एक मतलब आपने पूछा है, लाइक आपके चैट में पूछा है सर, हाँ सर लाइक हाँ, चैट में आपने पूछा है ये क्वेश्चन नंबर 9 पेज 29। नहीं सर, वो वाला एक बुक के लिए जो पूछा है सर। हाँ, एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम की न्यूक्लियर में बहुत अच्छी बुक है नहीं ठीक है प्रॉब्लम्स के लिए, तो आपने वो लिम सीरीज सुनी है क्या? सर। जी सर, जी सर। देखो मेरे पास तो वही अवेलेबल है, आप और वो नेट से डाउनलोड हो जाती है मतलब। ठीक है सर। तो एक तो वो कर लो, एक शायद अनवर कमाल की है ना कोई 1000 प्रॉब्लम्स, 1000 सॉल्व प्रॉब्लम्स, है उसमें कुछ क्वेश्चंस न्यूक्लियर के हैं सॉल्व। अनवर। एक मिनट, एक सेकंड, ये निकालना, ये तीनों मैं भी अभी निकालता हूँ, उसको एग्जैक्ट बताता हूँ, ये तीनों। सर हाँ हाँ सर इसमें फिफ्थ एग्जांपल शो करना, ये वाली स्क्रीन है ना, इसमें ये डेल जी 0 है, तो ओनली फर्मी कैसे है सर? अभी एक सेकंड। तो एक तो हो गई लिम सीरीज की, तो आपको पता है, और दूसरी बुक है अहमद के कमाल, और इस बुक का नाम है 1000 सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स इन मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है सर। और ये स्प्रिंजर की है, और इसमें मॉडर्न फिजिक्स की बात हो रही है, लेकिन इसमें कुछ मैथमेटिकल, कुछ क्वांटम, कुछ थर्मो और कुछ सॉलिड, इस और रिलेटिविटी, और बाद में फिर न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट, न्यूक्लियर फिजिक्स सेकंड, पार्टिकल फिजिक्स सेकंड। तो ये समझ लो आधी बुक में जो है सॉल्व प्रॉब्लम्स न्यूक्लियर की है। ठीक है सर। सर यही दो बुक सबसे अच्छी ना? सबसे अच्छी क्या मतलब, सब प्रॉब्लम्स यहाँ मिल जाती है, बाकी बुक्स में प्रॉब्लम्स नहीं है, थ्योरी तो है ही। ओके थैंक यू सर। अब जो है हाँ, आपने पूछा 5 में फर्मी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0 से 0 है, और आप टेबल देखो, टेबल में अलाउड में लिखा हुआ है, गैमा टेलर के नीचे एक्सेप्शन लिखा है 0 to 0, यानी कि गैमा टेलर में 0 to 0 इज नॉट अलाउड। तो सर ये जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, इसमें हाफ है, तो इसमें तो दोनों लिए हैं। अरे तो हाफ टू हाफ इज अलाउड, चेंज आप समझ रहे हो, चेंज जो है वो 0 का तो अलाउड है, चेंज इन जे इज 0 इज अलाउड, बट दैट 0 शुड नॉट बी फ्रॉम 0 to 0। अगर हाफ टू हाफ है तो चेंज 0 का हो गया, तो हाफ टू हाफ इज अलाउड, 1 to 1 इज अलाउड, 3/2 इज अलाउड, क्योंकि चेंज 0 का है। लेकिन अगर 0 to 0 है तो चेंज भले 0 का आ रहा हो तो अलाउड नहीं। ओके सर, थैंक यू। अब जो है एक क्वेश्चन और बचा, वो है ये आप बुकलेट पूछ रहे हैं, क्वेश्चन 9 पेज 29। ये कहाँ से पूछ रहे हैं, अभी बताओ एक बार, बुकलेट है उसमें से? एक मिनट, पेज 29 क्वेश्चन 9 ये है। हाँ, तो इसमें ये तो हम खैर, यानी कि ये तो वही तो डिस्कस किया था, यानी कि ये। हाँ, तो अब इसमें आप क्या पूछ रहे हो? इसमें बताओ क्या पूछ रहे हो। यहाँ पे जो है x की पैरिटी, इसमें पैरिटी रखी 7/2 माइनस, अब y की कैसे निकली, यही तो यहाँ पे आपको दे रखा है फर्स्ट फॉरबिडन। अगर फर्स्ट फॉरबिडन है तो फर्स्ट फॉरबिडन के लिए पैरिटी शुड चेंज। टेबल देखो आप, टेबल में दिखा रखा है फर्स्ट फॉरबिडन के लिए पैरिटी जो है, चेंज इन पैरिटी यस फॉर फर्मी एंड गैमा टेलर, दोनों के लिए यस है। तो सबसे पहले पैरिटी को चेंज कराओ। तो हमने यहाँ पे कहा कि जो y की जो पैरिटी है वो प्लस होनी चाहिए, पैरिटी शुड चेंज, तो माइनस से प्लस होनी चाहिए। तो प्लस वाले आंसर्स ए और सी में है। अब आप बारी बारी से ए की वैल्यू रख दो, ए वाला जे रख दो, और फिर सी वाला जे रख दो, और वहां से डेल्टा जे देखो। तो डेल्टा जे जब आप ए वाला जे रखोगे हाफ, उससे डेल्टा जे +-3 आ गया, जो कि फर्स्ट फॉरबिडन में नहीं है, ना तो फर्मी में है ना गैमा टेलर में। और जब आपने 3/2 रखा तब डेल्टा जे +-2 आ गया, जो कि फर्स्ट फॉरबिडन गैमा टेलर में मिल रहा है। तो आपका आंसर 3/2 प्लस हो गया। इसने कहीं भी ये नहीं कहा कि फर्मी से ही करो या गैमा टेलर से करो। अगर वो कहता तो फिर हम उसको भी सेटिस्फाई करते।
ठीक है, तो अब बताओ आप। ठीक है, ठीक है, तो इस क्लास को एंड करते हैं। सर एक ये क्वेश्चन था, मतलब ये बीटा डीके के अंदर अपन हेलिसिटी के लिए कहते हैं कभी कभी, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था, तो फिर उसकी वजह से पैरिटी कंजर्व नहीं होती, तो सर वो होती क्या है बेसिकली हेलिसिटी यहाँ पर? देखो, वैसे तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, यहाँ पे हमने भले यहाँ पे ये सब कर दिया हो, बट यू आर राइट दैट इन बीटा डीके या इन वीक इंटरेक्शंस पैरिटी इज नॉट कंजर्व। ये बिल्कुल सही बात है। और बीटा डीके भी Yes, वीक sir. इंटरेक्शन बीटा डीके भी वीक इंटरेक्शन होता है, तो उसमें पैरिटी कंजर्व नहीं होती है। यहाँ पे सिलेक्शन sir. रूल्स की थ्योरी जो है उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया इसे, बट इन वीक इंटरेक्शन बीटा डीके इज नॉट कंजर्व। तो अब जो आपने हेलिसिटी की बात करी है उसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब Okay, यहाँ भी मैं करा देता, एक ही बात है, अगर यहाँ कराया तो वहाँ नहीं कराता, वहाँ कराऊंगा तो यहाँ नहीं कराया, ये है। ओके सर, तो मतलब बीटा डीके के अलावा भी और कोई एग्जांपल्स हैं क्या जहाँ से फिर ये हेलिसिटी को समझ सकते हैं, क्योंकि बीटा डीके के अंदर तो नहीं होती, और भी कहीं पे नहीं होती क्या पैरिटी कंजर्व? नहीं, पैरिटी जितने भी वीक इंटरेक्शन है उनमें नहीं होती, स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में होती है। अब वीक इंटरेक्शन बीटा डीके तो है ही, पर इसके अलावा एलिमेंट्री sir. पार्टिकल्स में बहुत सारी, हम जैसे मान लो कोई स्ट्रेंज पार्टिकल है, तो स्ट्रेंज पार्टिकल का Yes, sir. डीके वीक इंटरेक्शन से होता है इन जनरल, तो उसमें भी पैरिटी Yes, कंजर्व sir. नहीं होती। यस सर, एक शायद वो टाउ जो पार्टिकल होते हैं, टाउ थीटा शायद, वो भी वो तो आपने इसमें वो तो आपने वो एक्सपेरिमेंट में किया था कि टाउ थीटा पजल, उसको एक्सप्लेन किया वो यस सर, यस experiment। सर, यस सर। तो जितने भी वीक इंटरेक्शन है उन सब में पैरिटी कंजर्व नहीं होती। अच्छा सर, फिर एलिमेंट्री में एक्सप्लेन करो। तो मैं हेलिसिटी बता दूंगा, हेलिसिटी कैसे क्या होती है और बीटा डीके में कैसे करेंगे, ठीक है। ओके सर। वैसे तो हेलिसिटी केवल न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी सब पार्टिकल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। केवल न्यूट्रिनो और एंटी Yes, न्यूट्रिनो में न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का डिफरेंस बताने के लिए हेलिसिटी को इंट्रोड्यूस किया है, बाकी और पार्टिकल्स के लिए हेलिसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर। चलो ठीक है, तो हम इस क्लास को एंड करते हैं।